हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, सीयूटी पीजी की डेट शीट आ चुकी है और अब यूजी वाली भी आई जाएगी, है ना। तो हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमने ऐप पर कंप्लीट कर लिया है, ओके। बट उसके कुछ प्रैक्टिस सेशंस हैं जो हमको करने हैं। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। पीवाईक्यूज हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ओके। तो शुरू करेंगे पहले, उसके बाद बाकी और भी बातें हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका रीअरेंज करने का। रीअरेंज करना है फॉलोइंग फ्रेजेस को इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके। करना ये है कि एक सेंटेंस है जो 4 हिस्सों में तोड़ के आपको दिया गया है, आपको बस रीअरेंज करना है एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, सिंपली आप सारे पहले जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने पढ़ लिया, फिर वहां पे आप क्लू खोजने की कोशिश कीजिए कि कौन किसके बाद आ सकता है। जैसे कि पहला आपके सामने सेंटेंस है, फॉर 7 hours but was hardly because of the absence of any motivation able to decide who the murderer was, she worked on the case। ठीक है, she worked on the case। अब ये on the case के बाद able to decide नहीं बन रहा है। she worked on the case because of the absence of any motivation। ऐसा हो सकता है क्या कि तुमने किसी केस पर काम किया क्योंकि तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं था इसलिए काम करोगे, नहीं। For 7 hours but was hardly, so she worked on the case for 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was because of the absence of any motivation। ठीक है, ध्यान से फिर से देखिएगा क्या कहता है। For 7 hours but was hardly because of the absence of any motivation able to decide who the murderer was, she worked on the case। उसने केस पर काम किया 7 घंटे। तो सबसे पहला हिंट आपको मिला कि भाई साहब डी के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ए आना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, तुरंत एलिमिनेट करेंगे। यहाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। और चौथे में देख लो यहाँ कुछ नहीं है, तो बातें खत्म। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक बार बना के देखेंगे, ऐसा नहीं कि हिंट मिला एक जगह दिखा और आप टिक करके आगे बढ़ गए। एक बार बना के देख लीजिएगा क्या कहता है। शी वर्कड ऑन द केस, फिर ए, फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वॉज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अरे यार क्या करना था। नंबर 2 क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये आपका क्वेश्चन है। कहता है द कैंडिडेट अश्योर्ड द इंटरव्यूअर्स दैट द डिप इन हर ग्रेड्स ड्यूरिंग हर सेकेंड सेमेस्टर वाज an anomaly, LA, adage या abatement since she had always been a top scorer in the first semester। कह रहा है कि जो कैंडिडेट थी उसने अश्योर किया इंटरव्यूअर्स को कि उसके ग्रेड्स में जो ये डिप आया है, मतलब उसके ग्रेड्स जो ये कम हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। तो वो आपको बताना है, फिल करना है। क्योंकि वो हमेशा टॉप स्कोरर रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, बट सेकेंड सेमेस्टर में वो शायद डिप आ गया, ठीक है। तो वो डिप का रीजन आपको यहाँ बताना है किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले एनोमेली मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, ठीक है। क्या होती है, गड़बड़ी। लिख लीजिएगा प्लीज, जो भी आपको शब्द दिखता है जिसका मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हो उसको लिख लीजिएगा। गड़बड़ी, यू कैन से मिस्टेक। तो बाय मिस्टेक इसके ग्रेड्स में क्या हुआ है, कमी आ गई है, ठीक है। फिर आता है आपके सामने एलए मतलब क्या करना होता है, इंटेंसिटी कम करना, तीव्रता कम करना, ठीक है। इंटेंसिटी कम करना है ना, या फिर शांत करना। तो शांत करने का सेंस तो नहीं है, या तीव्रता कम करने का सेंस नहीं है। मार्क्स है, मार्क्स कम हो सकते हैं, तीव्रता कम कैसे होगी मार्क्स की, ठीक है। फिर आता है आपका एडेज। एडेज का मतलब क्या होता है, एडेज मतलब होता है कहावत। क्या होता है, प्रोवर्ब। फिर नेक्स्ट आता है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट का मतलब भी होता है क्या, इंटेंसिटी कम करना, एलए। तो बचा क्या, गड़बड़ी हो सकता है क्योंकि वो तो टॉप स्कोरर है, सेकेंड सेमेस्टर में कैसे कम हो गया, गड़बड़ी से हो गया, एनोमेली, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, तो प्रियंका चोपड़ा का एक हेयर केयर ब्रांड भी है, एनोमेली, ठीक, गड़बड़ी, एनोमेली। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कहता है,
नंबर 3 कहता है भैया मैच कर लो, है ना, थियोक्रेसी, मेगालोमेनिया, एपोथेकेरी या एंटीकेरियन। क्या होता है थियोक्रेसी? थियोज, थियोज, थियोज। ओ भाई, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? थियोज, थियोज मतलब क्या होता है? गॉड। ठीक है, थियोस मतलब होता है गॉड। तो थियोक्रेसी मतलब गॉड या रिलीजन से रिलेटेड। पहले आइए देखते हैं, वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क्स, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, अ मॉर्बिड डेल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस। तो बच्चा क्या देखो, थियोक्रेसी क्या होती है? क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, क्रेसी मतलब क्या होती है? गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेसी, डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन, ठीक है, गवर्नमेंट या रूल कर दो। तो जहां पे भगवान वाले मतलब भगवान या जो भी धार्मिक रूल्स पे बना हुआ जो भी आपकी सरकार है उसको हम थियोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इधर ये थियोक्रेसी का किसके साथ जाएगा? थर्ड के साथ। तो पहला हिंट मिला, आइए देखते हैं। ए का थर्ड, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यानी कि 1 और 4 में से कोई एक आंसर है, राइट। अब देखो यही आपको बताता है कि बी का चौथा होगा, क्योंकि दोनों में बी का चौथा है। तो आंख बंद करके मिगैलोमेनिया कौन हो जाएगा? मॉर्बिड डेल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस। मतलब मिगैलोमेनिया कौन होगा? जिसको लगता है भाई मैं तो भगवान के बराबर हूँ, मेरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं ही सबसे अमीर हूँ, काइंड ऑफ। ठीक है, तो मिगैलोमेनिया क्या होता है? खुद ही अपने डेलुलू में है वो कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ओके, एपोथेकेरी कौन होता है? एपोथेकेरी, पैथोलॉजी सुने, पैथोलॉजी नहीं, पैथोलॉजी सुने होगे, है ना, पैथो। मैं बस रिलेट करा रही हूँ। पैथोलॉजी क्या होती है? दवाइयों से रिलेटेड है ना, मेडिकल से रिलेटेड है। तो पैथोलॉजी कहाँ दिख रहा है? वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप प्रिस्क्रिप्शंस। आंख बंद करके सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यहाँ सी का दूसरा है, इधर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंटीक्वेरियन कौन होता है? एंटीक्वेरियन फिर अपने आप पता चल गया कि वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट। मतलब वही पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हो। अगला आता है आपका फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। अ स्मॉल ऑल्टरकेशन, मैच, कंटेस्ट या रेस बिटवीन टू चिल्ड्रन एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट। तो एक छोटा सा क्या रहा होगा जो कि बाद में आके ग्रुप फाइट बन गया? छोटा सा विवाद होगा, मामूली सा विवाद रहा होगा, है ना। मैच तो आप समझते हो, मैच मतलब मैच, मैच मतलब जहां मेल हो जाए, ठीक है। कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता, रेस मतलब अगेन प्रतियोगिता, ऑल्टरकेशन होता है विवाद, झड़प, मामूली झड़प, है ना। क्या होता है? मतभेद जिसे कहते हो, हिंदी लिख लीजिएगा कृपया करके। मतभेद हो गया, ठीक है, झड़प हो गई, विवाद हो गया, राइट, विवाद हो गया, ये सब ऑल्टरकेशन है। तो एक छोटी सी झड़प थी दो बच्चों के बीच में जो आगे जाके क्या बन गई? ग्रुप फाइट बन गई। ओके, फिर हम बढ़ते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पढ़िए, समझिए क्या लिखा है। For some time now, we have been toying with the idea of transferring all our business from physical to online sales only. कुछ समय से हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? टॉय कर रहे हैं किसको? आइडिया को। कौन से आइडिया को? ट्रांसफर करने के आइडिया को। क्या ट्रांसफर करेंगे? हमारा सारा जो बिजनेस है उसे फिजिकल से ऑनलाइन सेल्स में हम ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं। अपने आप मेरे मन से निकला, सोच रहे हैं। तो टॉइंग मतलब क्या होगा? सोचना विचारना, और सोचना विचारना की इंग्लिश आपको कहाँ दिख रही है? केयरफुल मतलब तो होता है भाई सावधानी, है ना, सावधान। लॉन्च पता है, शो पता है। कंसीडर करना होता है मतलब विचार करना। क्या करना? विचार करना, कंसीडर। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 क्या कहता है? नंबर 6 कहता है, क्या बताना है भाई? एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है, एग्जाम में भी आप हमेशा पढ़ लिया करिए। क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। Okay. At first, the workers were agreeable to the proposals of their manager, but later they were reconciled to the new proposals. पहले तो जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर की जो प्रपोजल्स हैं उनसे अग्री थे, सॉरी, वर अग्रीबल टू द प्रपोजल्स ऑफ देयर मैनेजर, बट लेटर at first the workers were agreeable to the proposal, but later they were reconciled to the new proposal. अच्छा,
ठीक है। रिकंसाइल मतलब क्या होता है, मान लेना बातें। ठीक है, रिकंसाइल मतलब मैं आपके आगे झुक जाऊं, ठीक है, जो तुम्हारी मांगे हैं मैं मान लेती हूँ। ठीक है, रिकंसाइल। तो यहाँ आपको बताना क्या है, उल्टा बताना है। उल्टा कैसे बताओगे, रेजिस्टेंट हो गया, एस्ट्रेंज्ड हो गया, कोऑपरेट हो गया या अग्रीड हो गया। ठीक है, अब देखो कोऑपरेट और अग्रीड तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं, मानने से रिलेटेड है कि ठीक है हम कोऑपरेट कर देते हैं, मतलब ठीक तुम जो कह रहे हो हम भी मान लेते हैं। तो ये अग्री और कोऑपरेट दोनों ही काइंड ऑफ सिनोनिम हो जाते हैं रिकंसाइल के। बचा क्या, रेजिस्टेंस और एस्ट्रेंज। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों ही एंटोनिम्स हैं। और अरे सिनोनिम नहीं भाई, एंटोनिम क्या होंगे, ये दोनों ही एंटोनिम है और आंसर भी ये दोनों ही है। ठीक है, जिनसी ने अपने आंसर की में दोनों को ही आंसर किया था, आंसर दिया था। सो पहला और दूसरा। रेजिस्टेंस और एस्ट्रेंज मतलब क्या होता है, डिसअग्री करना। लिख लीजिएगा इफ यू गाइस वांट, डिसअग्री। ओके, चलिए नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 कहता है, क्या कहता है, चार फिल इन द ब्लैंक्स एक ही क्वेश्चन में दे देता है। नंबर 7 क्या कह रहा है, शी वॉज एबल टू गिव अ कैसा एक्सप्लेनेशन देगी इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन। कोलैबोरेटेड, कोरोबरेटिंग, क्रेडिबल या क्रेडिटेबल। ठीक है, दूसरा है द रॉकलैंड हॉस्पिटल विथ एम्स टू कंडक्ट अ फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। तो भाई साहब देखो, एक है रॉकलैंड हॉस्पिटल और एक है एम्स, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एक फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप को कंडक्ट करने के लिए। और साथ में काम करना, आजकल सोशल मीडिया पे आप सब हो, आपको पता है कोलैबोरेट करना बोलते हैं उसको, है ना, कोलैबोरेट करना बोलते हैं। यानी पी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोलैबोरेटेड, सॉरी पी बोला मैंने, आई एम रियली सॉरी, बी का पहला हो जाएगा। तो पहला हिंट आपको मिला, कहाँ दिख रहा है, लो भैया आंसर भी मिल गया, है ना, ये मिल गया आपको आंसर, ऑप्शन वाला कौन सा, थर्ड वाला। ओके, हाँ, फिर क्या कहता है तीसरा, दो शी हैज shown only 4% improvement in achieving her target yet her efforts are कैसे, क्रेडिटेबल। हाँ भाई, अब ये मेहनत करेगी, इसके एफर्ट्स दिख रहे हैं, विश्वास करने लायक हैं कि ये मेहनत कर रही है। द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, मेन चीज होती है जो भी उनका वो प्रोग्नोसिस, अरे यार डॉक्टर्स जो लिख के देते हैं प्रोग्नोसिस कि हाँ ये बीमारी है, ये तुम्हारा होना चाहिए। ठीक, द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस बाय, ठीक है, बाय कोरोबरेटिंग देयर डायग्नोसिस विथ सेवरल टेस्ट। ठीक है, तो बचा कौन सा, पहले वाले का तीसरा, क्रेडिबल हो गया। क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना होगा, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय भारत, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय और क्रेडिटेबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले पे। चलिए, अभी कोई बचा क्या, क्रेडिबल मतलब यहां लिख देती हूं मैं, विश्वसनीय, ठीक है। क्रेडिटेबल भी हाँ, जिस पर विश्वास किया जा सके। कभी भी रटिएगा मत एंटोनिम सिनोनिम को, जैसे मैं बता रही हूँ, हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग आप याद रखिएगा, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग याद रखिएगा, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि रटने वाली चीज एक टाइम तक ही आपको वैलिड आंसर देगी, ठीक है, उसके बाद आप भूलना शुरू कर दोगे। कोरोबरेट करना मतलब क्या होता है, कंफर्म करना। कंफर्म करना मतलब कहाँ आया था, इधर आया था ना, कि जो डॉक्टर है वो पहले डायग्नोसिस और उसकी जितनी भी टेस्ट है वो सब देख लेता है, ठीक है, वो कंफर्म करके ही फिर आपको वो प्रोग्नोसिस देता है कि भाई ये दवाइयां लेनी है, पुष्टि करना। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, कोलैबोरेट तो हो गया, साथ काम करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर, कौन सा है, नंबर 8 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है भैया। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द कंसर्ट, ठीक है, बाय बस, विथ बस, फ्रॉम बस या थ्रू बस। तो हमेशा याद रखिएगा जितने आपके यातायात के साधन होते हैं ना, क्या यातायात, चल जा भाई, यातायात के साधन, ठीक है, सबके साथ हम क्या लगाते हैं,
बाई लगाते हैं, लेकिन पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट हो जाएगा, ऑफ नहीं, अरे ऑन फुट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बस है तो हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, अगर इसी बस के साथ मैं कोई आर्टिकल लगा दूं या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड फॉर द कॉन्सर्ट, यहाँ पे मैं बोल दूं मेरी बस से गए थे, माई बस, तो यहाँ बाई माई बस नहीं होगा, अब मैं यहाँ कर दूंगी इन माई बस। ठीक है, कैसे देखना, जब भी ये यातायात के साधन के साथ क्या लगा दूं मैं, कोई आर्टिकल लगा दूं या फिर कोई एडजेक्टिव लगा दूं, तो फिर आप बाई नहीं लगाओगे, तब आप इन या फिर ऑन लगाओगे। ठीक है, अंदर बैठ के गए इन, ऊपर बैठ के गए ऑन। जैसे आप साइकिल पे बैठ के, जैसे मैं बोलूं कि आई हैव कम हियर माई साइकिल। ठीक है, तो मेरी साइकिल पर बैठ के आऊंगी तो ऑन माई साइकिल हो जाएगा। ठीक, अगर यही मेरी कार होती तो मैं क्या करती, माई कार होता यहाँ पे तो क्या बोलती, इन माई कार। ओके, तो ये रूल याद रखिएगा, बाकी यहाँ पे आंसर आपका बाई होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। ओके, चलो अब आते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर 9 क्या कहता है, नंबर 9 कहता है भाई साहब, Why did you make that flippant remark about the choice of her clothes? अब कुछ लोग होते हैं ना कि आपके सामने अगर कोई मतलब मान लो पार्टी वार्टी चल रही है, कोई एक महिला आई है ना, बहुत ही साधारण से हल्के से कपड़े पहन के आई है और तुम बिल्कुल चमक धमक पहन के आए हो, तो कुछ लोग होते हैं जाके कमेंट कर ही देते हैं, अबे क्या पहन के आई हो, है ना। तो वो रिमार्क कैसा हुआ, फ्लिपेंट हुआ। फ्लिपेंट रिमार्क मतलब ओछी टिप्पणी आपने कर दी, ये क्या पहन के आई हो, ये भी कोई सूटेबल चीज है, तो उसको भी क्या लगेगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा वो चीज, वो कमेंट कैसा लगेगा, बहुत ही यार बेइज्जती कर रही है ना। तो अब देखो, सार्कास्टिक, डिसरिस्पेक्टफुल, कैजुअल या इनडिफरेंट। अब जो आपका रिमार्क था वो बहुत कैसा था, बेकार था। बेकार था एज इन बहुत ही कैजुअल था, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। इसका आंसर अगेन आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही होगा। ओके, दूसरा और तीसरा दोनों ही होगा। ठीक, सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक होता है, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, जिसको किसी से फर्क ना पड़े। इनडिफरेंट क्या है, मान लो मेरा पैर टूट गया, मैं फिर भी शांत हूँ। ठीक है, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, मैं फिर भी शांत हूँ। यानी कि चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो फ्लिपेंट का क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल, कैजुअल, दोनों ही आपका आंसर होगा। कैजुअल, आपका जो रिमार्क था वो बहुत ही कैजुअल था, कैजुअल। ठीक है, और डिसरिस्पेक्टफुल, बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 क्या कहता है, आइए, अरे यार मैं उधर ही ठीक हूँ। ओके, चलो नंबर 10 क्या कहता है, आई होप दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। The thief showed his disbelief when informed that his partner had been arrested. ठीक है, बताना क्या है आपको, ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो जो थीफ था उसने दिखाया अपना डिसबिलीफ कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा जो पार्टनर था वो पकड़ा गया। ठीक है, तो डिसबिलीफ दिखाया, शोड, तो उसका उल्टा क्या बताना, दिखाने का उल्टा छुपाना होता है ना, छुपाने के लिए क्या बोलते हो, कंसील बोलते हो, है ना, टू हाइड। आंसर 2। ओके, नाउ मूविंग ऑन नंबर 11। नंबर 11 क्या कहता है, नंबर 11 कहता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स का है ये, क्या, द प्रेसिडेंट फाइनली हैड टू। ठीक है, प्रेसिडेंट को फाइनली क्या करना पड़ा, हैड टू कहाँ लगाते हो, पास्ट की मजबूरी के लिए, करना पड़ा, तो प्रेसिडेंट को फाइनली करना पड़ा, क्या करना पड़ा, इग्नोर करेंगे, इनिशिएट करेंगे, असीड टू मतलब अग्री करना, और कंडन। ठीक है, किस चीज के लिए, तो जो पब्लिक है वो उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी। ठीक, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ा, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ा, तो इग्नोर, इनिशिएट, असीड टू या कंडन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इग्नोर तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनली उनको करना पड़ा, मजबूरी थी और लोग उनसे उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे, तो क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, तो इग्नोर नहीं करेंगे। इनिशिएट मतलब शुरू करना नहीं हो सकता। ठीक है, कंडन मतलब होता है पार्डन, पार्डन मतलब क्या होता है, फॉरगिव, है ना,
तो माफी देना, अरे यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन का, तो प्रेसिडेंट किसको माफी देंगे? बचा क्या? असीड टू मतलब मान जाना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ठीक है, तुम चाहते हो मैं रिजाइन कर दूं, मैं कर देता हूं। ओके, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग ऑन नंबर 12, जो कि कहता है वापस से रीअरेंज करने के लिए। रीअरेंज कैसे करेंगे भाई साहब? देखिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड services to customers on a face-to-face basis, employees with whom they deal is very important. The quality of relationship between customers and employees with them they deal is very important. कुछ गलत तो नहीं बता रही हूँ? For organizations which provide, नहीं, सुनो, एक सेकेंड। For organizations which provide employees with whom they deal is very important. ठीक है, हाँ। The quality of relationship between customers and employees with whom they deal is very important. 12वें में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? For organizations which provide services to, हाँ ठीक तो है, provide services to customers on a face-to-face basis, the quality of relationship, हाँ okay, DC and customers and employees with whom, ठीक है, DC आपका बनेगा, ये बनेगा, ठीक। तो DC पहले देख लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है, और ले फालतू में इतने देर से देख रही हूँ मैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ABDC, ठीक है। एक बार फिर से बना के देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज विथ हुम दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 13 पे आते एक बार फिर से, आपका वही रीअरेंजमेंट है। एज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू, स्पेशली विद द जंक्शन टू ट्रीट equals equally, justice is associated with the notion of equity and equality, ethical theory and political philosophy. कौन सा कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू, किसके लिए फंडामेंटल होगा ये कॉन्सेप्ट? एथिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। आ गया? एथिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए एज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू एथिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, comma, justice is associated with the notion of equity and equality, especially with the injunction to treat equals equally. ठीक है, सो ए था, फिर डी था, ओके, ADC, ऑप्शन 4। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू एथिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्विटी। नोशन क्या होता है? नोशन मतलब तर्क, तर्क या सिद्धांत, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, तर्क या सिद्धांत। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14, ब्लो द गैफ। अच्छा, इडियम्स हैं और साथ में उनकी मीनिंग है। एट द एंड ऑफ द टेथर, बी फुल ऑफ बीन्स, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। अब देखो यहाँ पे जब आप हिंट खोजने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है? सबसे पहले जब आप बोलते वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मन तो कर रहा है कि कर्ल अप मतलब बिल्कुल सिमट जाऊं और जाके कहीं मर जाऊं। ये बात आप कब करोगे? आप ये बात कब करोगे? फील अनेबल टू डील विद समथिंग, फील टेरिबली अशेम्ड और एम्बैरेस्ड। जब आप एम्बैरेस्ड होते हो तो लगता है कहाँ जाके छुप जाए, है ना। सो डी का यहाँ क्या होना चाहिए? डी का पूरी तरह से आपका ये टेरिबली अशेम्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी डी का दूसरा, देखिएगा जरा कहाँ कहाँ दिख रहा है। डी का दूसरा, ओहो, डी का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, यानी कि ये दो तो आपने तुरंत उड़ा दिए, ठीक है। और ये डी का दूसरा वाला आपको बताता है कि ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा यानी ब्लो द गैफ का मतलब है डाइवल्ज अ सीक्रेट। ब्लो अ गैफ का मतलब क्या हो गया?
कि आपने एक सीक्रेट को उजागर कर दिया, एज इन भंडा फोड़ कर दिया। फिर आता है एट द एंड ऑफ योर टेथर और बी फुल ऑफ बीन्स। बीन्स क्या होती है? कॉफी बीन्स सुनी है आपने, यानी कॉफी के वो जो दाने होते हैं, है ना। और कॉफी बीन्स है, कॉफी पीते हो तो बहुत ही एनर्जाइज हो जाते हो। तो अगर आप फुल ऑफ बीन्स है मतलब कैसे होंगे? फुल ऑफ एनर्जी होंगे। सी का हो जाएगा चौथा, लिख लीजिएगा इसको। सी का चौथा होगा तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? ऑप्शन ए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? 15th। इसमें सही prepositions भरने हैं आपको। The edited version of her article is indistinguishable। indistinguishable, ठीक है, यानी कि वो indistinguishable है। distinguish मतलब अलग अलग करना, indistinguishable मतलब आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी distinguish आएगा तो उसके साथ आप हमेशा कौन सा preposition लगाते हो? from लगाते हो, ठीक है। हमेशा क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो पहला तो हो गया आपका पहले का चौथा, कहाँ है? दो जगह है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपने तुरंत हटाए, ठीक, ये हुआ। अब देखो इसमें कोई और हिंट मिल रहा है। डी का तीसरा होगा, कह रहा है डी कौन सा है? हर आइडियाज आर नॉट ऑल दैट डिसिमिलर। डिसिमिलर तीसरा है कुछ, ओके सॉरी डी का तीसरा करना है ना, सॉरी डी इधर है। इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस फॉर। डिफिडेंस क्या होता है? पहली बात, डिफिडेंस क्या होता है? अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, है ना। अंडर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। डिफिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप कैसे हो? शाई हो रखे हो, ठीक है। तो ये डी का तो हो गया तीसरा, ओके। अब क्या बचा आपका? कौन कौन सा? ए हो गया और डी हो गया, ठीक है। I just don't feel any affinity। I just don't feel any affinity, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा? with आएगा या to आएगा? his prose style it's too caustic। and she says her ideas are not all that dissimilar with mine। dissimilar के साथ क्या आता है? with आता है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा पहला, कहाँ पे दिख रहा है? सी का पहला इधर दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आई डोंट फील एनी एफिनिटी टू। एफिनिटी टू या एफिनिटी टूवर्ड्स होता है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नंबर 16, ओके। 16th आपके सामने है, अगेन रीअरेंज का। एक बार पढ़िए और फिर बताइए। Students with tools for critical thinking, cooperative learning is an that enhances creativity and provides eclectic and unique teaching method। तो हिंट आपको क्या दिखा भाई साहब? एन के बाद कोई वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड होना चाहिए, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट नहीं है, दैट नहीं है, ये है, यानी कि बी के बाद डी आना चाहिए। बी के बाद डी इधर आ रहा है, बी के बाद डी इधर भी आ रहा है। बहुत ही गंदा हिंट था, बट ठीक है, एक तो एटलीस्ट वी हैव एलिमिनेटेड वन ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो क्या था? कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड दैट एनहांसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अपने आप बन गया। तो हम क्या करेंगे? बी से शुरुआत करेंगे, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात ही खत्म है इधर तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ओ भाई साहब, पैसेज है, बहुत लंबा पैसेज है, रुक जाओ, पहले पानी पीने दो, फिर हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है व्हेन आई वाज इन माय लेट टीन्स, जब मैं अपने लेट टीन्स में था। लेट टीन्स मतलब क्या है? टीनेजर वाली जो आपकी लाइफ है, उसके आखिरी में जो आप चल रहे हैं, ठीक है, 18-19 में हैं आप। तो जब मैं अपने लेट टीन्स में था एंड स्टिल अनडिसाइडेड, और मैं अभी भी अनडिसाइडेड था या थी, जो भी लिख रहा है, ठीक है, अनडिसाइडेड था अबाउट विच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, कि मुझे किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। शुड मतलब क्या होता है? ना प्लस चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। He told me that the language one is born into, one's mother tongue can be the only possible medium of creative expression। तो जब मुझे पता नहीं था, मैं डिसाइडेड नहीं था कि किस लैंग्वेज में मुझे लिखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस भाषा में आप पैदा हुए हैं, जो आपकी मदर टंग है, वो ओनली पॉसिबल मीडियम है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। आप खुद सोचिए,
आप में से ज्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, राइट? तो अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है तो हिंदी से अच्छी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। उनके ज्यादातर जीवन में जो मेरे पिता हैं श्रीपत राय, वो एक हिंदी एडिटर और क्रिटिक रहे। ऑफ एंड ऑन ही ट्रांसलेटेड राइटिंग्स इनटू इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन मतलब आए दिन वो क्या करते थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया राइटिंग्स को, किसमें? इंग्लिश में। कहाँ से? हिंदी से। यानी कि हिंदी में कुछ लिखा है उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सेइंग दैट अ फेल्ड राइटर बिकम्स अ क्रिटिक। उन्हें बोलना बहुत पसंद था कि भाई जो एक फेल्ड राइटर होता है वो एक क्रिटिक बन जाता है। क्रिटिक मतलब आलोचक बन जाता है। ठीक है। द वेट ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशन केम इवेंचुअली टू रेस्ट ऑन मी। तो जो उनका बोझ था लिटरेरी एक्सपेक्टेशन का कि भाई साहित्य में मैं कुछ अच्छा करूंगा, बट वो फील्ड राइटर थे, नहीं बन पाए तो एक क्रिटिक बन गए, है ना? लेकिन उनका सपना था राइटर बनने का। तो अब क्या हुआ कि वो बोझ उन्होंने अपने बच्चे पे डाल दिया। शायद उनके बच्चे ने ये पैसेज लिखा है, ठीक? तो ये बोझ किस पर आ गया? आखिरी में मेरे पे आ गया। He seemed happy that I was showing an inclination for writing. वो बहुत ही खुश थे, वो बहुत ही क्या थे? खुश थे जब मैंने उनको अपना इंटरेस्ट दिखाया। इंक्लाइनेशन मतलब मेरा झुकाव था किस तरफ? राइटिंग की तरफ, है ना? तो जो भी ये पैसेज लिख रहा है उसका जब झुकाव आया राइटिंग की तरफ तो मेरे पिताजी जो है क्या हुए? खुश हो गए। ओके, शी विल गो फार। अच्छा, ये लड़की है। शी विल गो फार, उन्होंने क्या कहा कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। He told my mother, उन्होंने मेरी माँ से कहा, after reading the first story that I sent him from Melbourne. मैंने मेलबर्न से उन्हें मेरी पहली स्टोरी जब भेजी, उन्होंने पढ़ा उसको, तो मेरी माँ से उन्होंने क्या कहा कि भाई ये लड़की तो बहुत आगे जाएगी। My father's pronouncement on the mother tongue stayed with me. मेरे पिता का जो प्रोनाउंसमेंट था, प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है सेंटेंस या स्टेटमेंट या उनका जो कथन था, ठीक है, मेरी मदर टंग पे, वो बिल्कुल मेरे साथ रह गया। When I later started writing fiction in Hindi, जब मैंने बाद में क्या लिखना शुरू किया? फिक्शन राइटिंग शुरू की। किसमें? हिंदी में। फिक्शन क्या होता है? जैसे कहानियां आप फिक्शन वाले लिखते हो, है ना, उन्हीं को बोलते हैं। Another thing that I barely acknowledged even to myself was that I felt something like shame whenever I thought of writing in English. एक और चीज जो मैं शायद ही कभी एक्नॉलेज करूं या एक्सेप्ट करूं खुद के सामने भी, वो ये बात है कि आई फेल्ट समथिंग लाइक शेम, कि मुझे शर्म थोड़ी बहुत फील होती थी जब भी मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश में लिखना है। इट सीम्ड रॉन्ग फॉर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की ग्रैंड डॉटर को ये बहुत ही गलत लगा कि भाई मेरे दादाजी तो इंग्लिश के इतने प्रोमिनेंट राइटर थे और मैं हिंदी के इतने प्रोमिनेंट राइटर थे और मैं इंग्लिश लिखने की सोच रही हूँ, है ना? तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत ही शर्म वाली बात हो रही थी। आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड। हमारी फैमिली का एक निश्चित क्या था? लिंग्विस्टिक यानी भाषाई प्राइड थी। यानी अब देखो प्रेमचंद जी का परिवार है तो वो कितना उस चीज को गर्व के साथ बताते होंगे कि भाई हमारे पिताजी, हमारे दादाजी प्रेमचंद जी थे, जिन्हें कौन नहीं जानता है। Okay, I knew that Premchand was famous, but I had not at that time realized the extent of his popularity. मुझे ये तो पता था कि मेरे जो प्रेमचंद दादाजी हैं वो बहुत फेमस थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी पॉपुलैरिटी किस हद तक है। एक्सटेंट मतलब होता है हद, ठीक है? एक्सटेंट मतलब क्या होता है? If you guys want, you can write it down. हद, अबे यार, हद, कि किस हद तक उनकी पॉपुलैरिटी थी। ओके, चलो अगले हम पैराग्राफ पे आते हैं। सामने से बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है भाई आंखों पे, इसलिए पीछे जाके पढ़ रही हूँ। हाँ, द फैक्ट दैट आई वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद फॉलोड मी एवरीवेयर। ये फैक्ट कि मैं प्रेमचंद जी की पोती हूँ, इस फैक्ट ने हमेशा मेरा पीछा किया और हर जगह पीछा किया। Everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction. हर किसी के पास एक स्टोरी थी। किसकी? उनके पर्सनल एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट सगाई मत कर देना भाई। पर्सनल एंगेजमेंट मतलब कि अब प्रेमचंद जी ने कुछ कहानियां लिखी हैं, फिक्शन लिखी है, हमने पढ़ा है और उसके साथ हमारी कुछ पुरानी कहानियां जुड़ी हुई हैं, तो हर किसी के पास एक ऐसी कहानी जरूर थी। The shopkeeper, the long time cook in my father's telly house, a tea vendor, etc.
चाहे दुकान वाला हो, चाहे हमारे घर के जो कुक थे वो हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, हर किसी के पास एक ना एक कोई याद जुड़ी हुई है प्रेमचंद की कहानियों की। द लिस्ट वॉज लॉन्ग, और ये जो लिस्ट है वो बहुत लंबी थी। फॉर देयर वॉज प्रैक्टिकली नो वन हु हैड नॉट रेड समथिंग बाय हिम दैट हैड मूव्ड देम। फॉर मतलब के लिए नहीं, फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने प्रेमचंद की कोई लिखी हुई चीज ना पढ़ी हो। However, it was this very ubiquity, the reverence, फिर भी या हालांकि, it was this very ubiquity मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन नेचर किसी चीज का, यानी हर जगह, ओमनी प्रेजेंस जिसे बोलते हो, बेस्ट वर्ड फॉर दिस। हाँ, क्या होगा, ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह प्रेजेंट है, यानी प्रेमचंद की कहानियां, उनके जो पाठक हैं हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, मैंने यहाँ काट दिया। हाँ, यूबिक्विटी। द रेवरेंस, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है, रेवरेंस मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, प्लीज लिख लीजिए। रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, ऑनर, सम्मान, एंड लव दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल दैट मेड ऑफ हिम समथिंग टू लार्ज फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ। तो इन्होंने इतना सम्मान कमाया था, इतना प्रेम कमाया था लोगों से। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी चीज थी, टू लार्ज, इतनी बड़ी चीज थी कि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती थी। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रिहेंड मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी अपने जीवन के शुरुआती सालों में। इट लेड ऑल्सो टू द स्ट्रेंज फीलिंग दैट It led also to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. और इससे एक स्ट्रेंज फीलिंग मुझे क्या आई कि भले मैंने उनकी किताबें ना पढ़ी हूं, लेकिन मेरा जुड़ाव जो उनके साथ था, एक रिलेशन था मेरा उनके साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग को मैंने इनहेल किया है, मतलब कि उनकी राइटिंग मेरे अंदर आ गई अपने आप। ठीक है, द रीडिंग हैपेंड मच लेटर, रीडिंग तो बहुत बाद में हुई, मैं जब छोटी थी तभी से उनकी राइटिंग मेरे अंदर आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑथर ग्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड टेक अप एडिटरशिप ऑफ मैगजीन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पीसेस, क्रिएटिव राइटिंग या जॉब ऑफ अ क्रिटिक। जो ऑथर है वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ बड़ी हुई कि वो क्या करेगी, क्रिएटिव राइटिंग करेगी। पिताजी क्या चाहते थे, क्रिएटिव राइटिंग करेगी लड़की, है ना, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नंबर 18। नंबर 18 कहता है, व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार, इसका मतलब क्या, दूर चली जाएगी। गो फार मतलब शी विल ट्रेवल वाइडली, नहीं भैया, अगर आगे जाएगी मतलब बहुत सक्सेसफुल होगी। ट्रेवल नहीं करने की बात है यहाँ। अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, यस, है ना, यही हो सकता है, बाकी भी देख ही लेते हैं। शी विल गो टू फार वन ऑफ दीज डेज, मतलब बहुत दूर जाएगी, नहीं। शी विल सेटल इन फार ऑफ, कहीं और जाके बस जाएगी, इसका मतलब ये भी नहीं था। बहुत आगे जाएगी मतलब बहुत अच्छा काम करेगी, अचीव करेगी कुछ। ठीक है, ग्रेट हाइट्स को अचीव करेगी अपने जीवन में। नेक्स्ट आते हैं नंबर 19th कहता है कि चूज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज। द ऑथर फेल्ट प्रेशराइज्ड टू राइट इन हिंदी बिकॉज ऑफ हर फादर। क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रू नहीं है। द ऑथर फेल्ट प्रेशराइज्ड टू राइट इन हिंदी बिकॉज ऑफ हर फादर। She felt obligated to carry on the legacy of Premchand. Her family was chauvinistic about the English language. She was in awe of extensive reach of her grandfather's writings. So, chauvinistic नहीं थी English language के लिए, ये किसके लिए थे, हिंदी language के लिए थे। If you guys remember, प्रेमचंद की family है, English के पीछे थोड़ी पगलाएगी। ठीक है, ऑप्शन 3 will be the correct answer. Now moving on, number 20. Number 20 says what? Premchand became too large for her to understand mainly because of, प्रेमचंद जो है वो टू लार्ज टू अंडरस्टैंड हो गए उस राइटर के लिए, क्यों? हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विथ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये तो भाई साहब सही था। ठीक है, द फैक्ट दैट शी फियर्ड हिम, वो डरती थी उनसे, नहीं ये तो नहीं था। द काइंड ऑफ लव एंड रेफरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, वो जो प्रेम और सम्मान था लोगों से उनको मिला था, ये भी ठीक था। हर कांस्टेंट एंजाइटी ऑफ फेलिंग हिम, एंजाइटी की तो बात ही नहीं थी ना, हटा दो। बचा क्या, ए एंड सी कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 2।
हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है, जब तक आपसे ना कहा जाए अपनी बुद्धि लगाने के लिए, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जितना दिया है बस उसी के अंदर से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। उनका डर वाली बात कहीं नहीं लिखी हुई थी, और उसका कॉन्स्टेंट एंजाइटी भी नहीं था कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, यानी मैं अच्छी राइटर ना बनूं तो क्या हो जाएगा। आप अगर बुद्धि लगाओगे तो आपको लग सकता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो हो सकता है उसको डर भी रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन नंबर नेक्स्ट 21 कहता है इनहेल्ड हिज राइटिंग मतलब क्या। इनहेल्ड हिज राइटिंग मतलब क्या होता है। इनबाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, being compelled to write like him, being influenced by what people said about him, या her father's expectation from her। इनहेल किया उनकी राइटिंग को, मतलब कि बिना पढ़े वो कुछ गुण उसके अंदर आ गए, ठीक है, सिर्फ रिलेट होने से ही आ गए, सबकॉन्शियसली आ गए, यानी कि इम्बाइब कर लिया उनके स्टाइल को सबकॉन्शियसली। इम्बाइब करना मतलब होता है इनहेल करना, और यू कैन से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इम्बाइब मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना। ग्रहण कैसे करोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे, एब्जॉर्ब कर लिया या फिर इनहेल कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है यूबिक्विटी। आपको ये वर्ड दिखा, इसका करेक्ट मीनिंग क्या था, मैंने क्या बताया था, अच्छा मैंने जो बताया था सामने दिख रहा, ओमनी प्रेजेंस, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। उनके जो साक्ष्य थे कि भाई हर किसी ने पढ़ा हुआ है प्रेमचंद को, तो ये चीज हर जगह आपको मिल रही है, यानी ओमनी प्रेजेंस है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा पैसेज, बट दूसरे पैसेज से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा आरंभ बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसका सिलेबस हम इंग्लिश का कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बेसिक से पढ़नी है, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना है सारी चीजों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा आरंभ बैच। ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा टारगेट गुरुकुल ऐप पर, गूगल पे पर जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारा सिलेबस मैं वहां कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो हो सकता है ना कि जैसे आपने पढ़ा हुआ नहीं है, राइट, पढ़ा हुआ नहीं है, तो जो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है, ठीक। तो जो कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है वो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो चलो ये हो गया हमारा, टोटल 22 क्वेश्चंस हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब गला सूख रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस में लेकर आने वाली हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो बने रहिएगा, ठीक है। साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।